युवा आईएएस प्रयागराज में आपका स्वागत है। मैं राजीव वर्मा और यहाँ पर हम लोग आपसे बात करेंगे इतिहास विषय की, जिसे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी रख सकते हैं और सामान्य अध्ययन का भी एक प्रमुख खंड है। आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा यूपीएससी के लिए जो इतिहास विषय अगर आप उसका चयन कर रहे हैं तो हमने आपसे चर्चा की थी इतिहास विषय के प्रमुख खंडों की। जो पाठ्यक्रम होता है, यूपीएससी का पाठ्यक्रम होता है, तो उसका एंशिएंट वाला पार्ट था, मिडवल वाला पार्ट था, मॉडर्न था और वर्ल्ड हिस्ट्री, उस पर मैंने आपसे काफ़ी चर्चा की थी। आज हम जो प्रारंभ करेंगे वो सामान्य अध्ययन इतिहास के अंतर्गत और साथ साथ जो बच्चे ऑप्शनल के लिए भी उसको रखना चाहते हैं उस पर इतिहास का एक पाठ्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं। खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं या दूर हैं, हमारी ऑफलाइन क्लास को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं किसी कारणवश, उनके लिए। देखिए, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें एक सामान्य किसी भी छात्र की कहीं ना कहीं एक रुचि होती है, अपने प्राचीन काल को जानने के लिए, मध्यकाल को जानने के लिए या आधुनिक काल को जानने के लिए। सबसे पहला हमारे पास इस विषय को अगर रुचिकर बनाना है तो हम ये कोशिश करेंगे कि आप इतिहास का जो भी अध्ययन करेंगे उसमें आप यथासंभव जहां भी कोशिश होती है मानचित्रों का प्रयोग करें, या फिर यथासंभव कहीं चार्ट की जरूरत पड़ती है, कोई टेबल की जरूरत पड़ती है, आप उसका प्रयोग करिएगा। तो जितना ज्यादा आप क्रिएटिव वर्क उस विषय के अंदर करेंगे, खास तौर पर इतिहास के अंदर अगर आप करते हैं, ये विषय उतना रुचिकर बनता है। अब इतिहास में पहली जो शुरुआत होती है कि ये विषय इतिहास जो है इसका आखिर काल विभाजन क्या है। हम यहां पर देखेंगे कि विभिन्न स्रोतों के आधार पर इतिहास का काल विभाजन। सबसे पहले हमें यह जानना अनिवार्य होगा कि आखिर इतिहास को पढ़ने के स्रोत क्या होते हैं। छात्रों, इतिहास को पढ़ने के तीन प्रमुख स्रोत होते हैं। एक है हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरा हमारे पास होता है साहित्यिक साक्ष्य रिटन सोर्सेज, और तीसरा हमारे पास होता है विदेशी यात्रियों के विवरण यानी कि फॉरेन अकाउंट्स। ये जो टॉपिक मैं पहले आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये आपके यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कहीं ना कहीं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों जगह पर महत्वपूर्ण होगा। इतिहास के तीन प्रमुख स्रोत जो मैंने आपको बताए, पुरातात्विक, साहित्यिक यानी कि लिखित स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। इन स्रोतों के आधार पर हम इतिहास का काल विभाजन तीन प्रमुख खंडों में करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला हमारे पास है प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री, दूसरा आप यहां पर देख रहे हैं प्रोटो हिस्ट्री यानी ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा हमारे पास है हिस्टोरिकल एज यानी कि ऐतिहासिक काल। अब हम ये देखते हैं कि आखिर प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिक काल किस कालखंड को कहा जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, प्रागैतिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिस कालखंड को जानने के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों की आवश्यकता होती है। आप एक बार फिर समझिए कि जिस कालखंड को जानने के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों की आवश्यकता होती है, और इस काल के अंदर कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि मानव को लिपि का ज्ञान ही नहीं था। ठीक बात। तो जो लिखित साक्ष्य हमारे पास है यहां उपलब्ध नहीं है। अब इसमें उदाहरण क्या दिया जा सकता है? इस कालखंड का सबसे प्रमुख उदाहरण है हमारे पास भारत के अंदर, और यह है पाषाण काल। यह हमारे पास पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। तो ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाएगा जहां मानव के पास कोई लिपि का ज्ञान नहीं है, तो साहित्यिक स्रोत नहीं होगा। यहां इस काल को जानने का प्रमुख स्रोत होगा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक, और इस कालखंड से संबंधित भारत के अंदर प्रमुख उदाहरण है आपके पास पाषाण काल, और इस टॉपिक का हम विस्तृत वर्णन आगे के क्लासेस में आपसे करेंगे। दूसरा, आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। आद्य इतिहास में हमारे पास इस काल को जानने के जो प्रमुख स्रोत होते हैं, एक तो है पुरातात्विक, एक कौन सा है हमारे पास? पुरातात्विक, और दूसरा स्रोत हमारे पास यहां पर लिखित भी होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक स्रोत ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस तथ्य पर विशेष रूप से एक बार छात्रों फिर ध्यान दीजिएगा कि इस काल को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है हमारे पास? या तो पुरातात्विक होगा, आर्कियोलॉजिकल होगा आपके पास, या दूसरा कौन सा होगा हमारे पास? लिखित। लेकिन अगर दोनों भी एक साथ हो जाएं, हालांकि ऐसा है नहीं, अगर दोनों भी एक साथ हमारे पास हो जाएं तो उनमें से एक स्रोत ही महत्वपूर्ण होगा और दूसरा मौन होगा, बिल्कुल, जिससे कोई खास जानकारी नहीं मिल रही। और इस काल का हमारे पास दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। एक उदाहरण है आपके पास हड़प्पा सभ्यता, एक हमारे पास कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता, और दूसरा उदाहरण हमारे पास है वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति।
अब आप समझिए, देखिए, अगर जिन स्टूडेंट्स ने भी हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन किया होगा तो सभी छात्र जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता का, आप चाहे उसका समाज जानिए, आप उसकी अर्थव्यवस्था को देखिए या उसकी धार्मिक व्यवस्था को देखिए, हड़प्पा सभ्यता को जानने का प्रमुख आधार केवल आपके पास पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। हालांकि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं उन पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो जो लिपि है वो अपठित है। तो मैंने कहा था आपसे कि कोई एक स्रोत क्या होगा, मौन होगा, और किसी एक स्रोत से ही आपको उस कालखंड की जानकारी मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत हमारे पास होगा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लेकिन उसका जो रिटन है वो मौन है, कारण वो पढ़ा हुआ नहीं है। दूसरा, वैदिक संस्कृति पर अगर हम बात करेंगे तो वैदिक संस्कृति आपके पास 1500 से 600 बीसी तक रही, और वैदिक संस्कृति को जानने का मुख्य स्रोत होता है लिखित साक्ष्य। जैसे हमारे पास 4 वेद हैं, वेदों पर लिखे हुए ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन पर लिखे हुए, मान लीजिए आपके पास में आगे चलकर उपनिषद, आपके पास आरण्यक ग्रंथ हमारे पास आते हैं, वहां पर जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो संदिग्ध हैं। तो वैदिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य बड़े संदिग्ध हैं, और उसकी स्पष्ट जानकारी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पूरी जानकारी आपको किससे मिलती है? लिखित साक्ष्य से मिलती है। लेकिन जैसा मैंने कहा था यहां पर कि या तो पुरातात्विक या लिखित, और इतिहास के किसी भी कालखंड को जानने में जब तक दोनों स्रोत एक दूसरे को क्रॉस एग्जामिन ना करें, एक दूसरे को प्रमाणित ना करें, तो ऐसा इतिहास कुछ मात्रा में संदिग्ध भी होता है। आप कंफर्म नहीं कह सकते। केवल एक स्रोत के आधार पर अगर आप इतिहास लिख रहे हैं और दूसरा स्रोत उसे प्रमाणित नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा वहां पर क्या होता है, उस इतिहास के कुछ कालखंड कैसे हो जाते हैं? संदिग्ध। जैसे हड़प्पा के बारे में भी है, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब तीसरी चीज हमारे पास आती है, वो है आपके पास में ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज। इसकी शुरुआत भारत में होती है 600 बीसी से, ठीक बात। और ये इतिहास जो होता है ये बिल्कुल प्रमाणिक इतिहास होता है, और इसमें आपको जानने के लिए सभी तीनों प्रमुख स्रोत आपके पास उपलब्ध होते हैं। यानी कि पुरातात्विक स्रोत भी आपके पास यहां पर उपलब्ध होता है, उसी तरीके से आपके पास यहां पर लिखित स्रोत भी उपलब्ध होते हैं, और विदेशी यात्रियों के विवरण भी उपलब्ध होते हैं। देखिए, हमने क्या क्या बताया कि जो ऐतिहासिक काल है, हिस्टोरिकल एज आपके पास है, वो इतिहास आपके पास प्रमाणिक है। भाई क्यों प्रमाणिक है? क्योंकि इतिहास के तीनों स्रोत एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रूफ करते हैं, और ये इसलिए प्रमाणिक है क्योंकि यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत, लिखित, और साथ साथ कुछ मात्रा में विदेशी यात्रियों के विवरण भी उपलब्ध होते हैं। अब इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? भारत में इसका प्रारंभ होता है 600 बीसी से, बुद्ध काल से। अब मान लीजिए मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि आपको मौर्य काल पढ़ना है, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है? मौर्य काल। मौर्य काल 300 बीसी से है, तो मौर्य काल के बारे में आपको अशोक के अभिलेख भी मिलते हैं, ठीक बात। तो वो क्या हो गया हमारे पास? पुरातात्विक साक्ष्य में भी आप उसको रख सकते हैं। उसी तरह से मौर्य काल के बारे में कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी आपको मिलता है, लिखित साक्ष्य आपके पास हो गए। और अब विदेशी यात्रियों का विवरण आपके दिमाग में आएगा, तो मेगास्थनीज की इंडिका, और इंडिका को पढ़कर बहुत सारे उस समय के यूनानी इतिहासकारों ने बहुत विवरण दिया। क्लियर बात आपको यहां पर? तो हम ये देख रहे हैं कि ऐतिहासिक काल वो काल कहलाएगा जिसमें इतिहास को जानने के सभी तीनों प्रमाणिक स्रोत आपके पास उपलब्ध होते हैं, और भारत में इसका प्रारंभ कब से हो रहा है? 600 बीसी से इसका प्रारंभ।